हेलो एवरीवन, मैं विजय उपाध्याय आपका एआरपी क्लासेस में बेटा आप लोग का स्वागत करता हूं मैं। अब यहाँ पे हम लोग बेटा क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2023 वाला का जो सेट नंबर 4 था वो हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्व किया था। ओके, आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेट नंबर 5 है आपका EN कोड का। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। देखिए आपको मैं पहला जब सेट मैंने आपको बेटा सॉल्व कराया था उस वक्त से ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट सेट में हमने आपको अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियाँ, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति, आकार, ये सब चीज़ों का हमने आपको एक टेबल बनाया था, ठीक है ना। और अगर उस टेबल को आप लोग तैयार कर लेते हो तो देखिए हर सेट में उससे रिलेटेड एक कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो फिर से मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ, आप लोग को जो बच्चे अभी नए पहली बार देख रहे हैं वीडियो, वो फर्स्ट सेट को भी आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है, ठीक है ना, और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखा जाए। तो बेटा अवतल दर्पण में वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे बनता है, वो वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर वास्तविक और उल्टा बनता है। तो यहाँ पे हमारा यही तो चीज़ तो हमसे पूछा गया है कि वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति इसका मतलब कि वक्रता केंद्र पर ही होगी, ठीक है ना। तो इसमें हमारा वक्रता केंद्र कौन सा है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है बेटा बिल्कुल सही है। ओके, वक्रता केंद्र पे जब आप वस्तु को रखोगे तो आपका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा बनता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। देखिए विचलन आपका न्यूनतम कैसे होता है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे छोटा सा प्रिज्म बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं। तो ये प्रकाश की किरण क्या होती है, विचलित होती है, और विचलित होने के बाद ये कुछ ऐसे इसको जाना चाहिए लेकिन ये ऐसे हो जाती है और फिर ये ऐसे निकलती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आपके कलर को देखना है तो कलर को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो कलर को आप तो देख सकते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं कि ये मान लीजिए कि आपका कलर प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की किरण है और यहाँ पे ये सारे कितने कलर होते हैं, तो बेटा 7 कलर होते हैं और ये 7 कलर आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, ठीक है ना। अब इन सभी कलर का नाम क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा, इनको हम लोग कहते हैं विबग्योर, ठीक है ना। यानी वी से क्या होता है वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो ये जो विचलन कोण है बेटा यहीं पे है, विचलन कोण यही है डेल एम, ठीक है ना। तो देखिए रेड के लिए क्या है बहुत कम है, अगर हम ऑरेंज के लिए देखें तो उससे ज़्यादा, फिर ये ऐसे ही विचलन कोण बढ़ते चला जाता है। और सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, बैगनी कलर के लिए, और सबसे कम किसके लिए होता है, तो रेड कलर के लिए यानी लाल के लिए। तो आपसे पूछा क्या है कि गुजरने पर किस रंग के न्यूनतम विचलन होता है, तो किस रंग का न्यूनतम विचलन होगा बेटा, तो इसमें हमको क्या दिख रहा है फिगर में, लाल कलर का विचलन सबसे कम है, यानी यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लाल। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। अवतल लेंस का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग देखिए आवर्धक लेंस के रूप में, कार के पीछे की ओर वस्तुओं को देखने के लिए। देखिए आवर्धक लेंस के रूप में इसका उपयोग नहीं होता है, कार के पीछे की ओर वस्तुओं को देखने के लिए वहाँ पे हम दर्पण का यूज करते हैं। वो दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है, ये भी गलत है। यहाँ पे दिया है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में, तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज
करते हैं। हमने आपको एक चीज़ बताया था कि यदि आप लेंस को भूल जाते हो कि किस दृष्टि में कौन सा लेंस यूज करते हो, तो आप इसको आराम से पढ़िए, ठीक है ना। जो आपका उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन जो आएगा, जैसे हम बोलते हैं निकट, निकट, तो इसमें अ का प्रोनाउंसिएशन बहुत तेज होता है। तो अ आ रहा है तो अ से हमारा कौन सा लेंस हो जाएगा, आउटर लेंस। ओके, तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में क्या होता है, यूज होता है। अब इसी तरह दूर दृष्टि दोष होता है तो दूर, इसमें प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, और ऊ से हमारा कौन सा लेंस होता है, उत्तर लेंस। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, दूर दृष्टि दोष में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तर लेंस यूज करते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की क्षमता, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो अगर प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश कर रही है तो उसकी मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो बेटा उसकी मात्रा को नियंत्रित हमारा क्या करता है, पुतली करता है। भी इसके आगे हमारा जो क्वेश्चन आने वाला है मानव नेत्र ही है, तो उसके बारे में हम पूरा का पूरा आपको वहाँ पे बताएंगे कि कैसे हमारी पुतली क्या करती है, प्रकाश किरणों की मात्रा को नियंत्रित करती है, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर है बेटा कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। अब देखिए विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र, ये आपको पता है कि विद्युत शक्ति जो होती है P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। ओके, और ये P इक्वल टू V इंटू आई जब होता है तो ओम्स के नियम के अनुसार क्या होता है, V इक्वल टू हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं, V इक्वल टू हमारा फार्मूला हो जाता है I इंटू में, अगर V की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं तो P इक्वल टू क्या आ जाता है, आई स्क्वायर इंटू आर, एक हमारा ये फार्मूला हो जाता है। यदि हम यहाँ से, या आप इसे लिख सकते हो आई इक्वल टू वी अपॉन आर कर सकते हो, आई की वैल्यू को पुट कर लेते हो तो P इक्वल टू वी इंटू आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे V अपॉन आर, तो ये वैल्यू हो जाती है V स्क्वायर अपॉन आर। देखिए ये फार्मूला होता है, और एक आपका ये फार्मूला है, एक आपका ये फार्मूला है, तो ये सब पावर के फार्मूले हैं। ओके, अब यहाँ पे ये पावर का फार्मूला किस में है, तो विभवांतर धारा के फॉर्म में, धारा और प्रतिरोध के फॉर्म में, और यहाँ पे विभवांतर और प्रतिरोध के फॉर्म में, सॉरी धारा और प्रतिरोध के फॉर्म में और विभवांतर और प्रतिरोध के फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, जो हमारा ऑप्शन है वो I और R के फॉर्म में भी हमारा ऑप्शन दिया गया है और V और R के रूप में भी, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए P इक्वल टू आई इंटू आर नहीं होता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, यस ये करेक्ट है हमारा, यानी ये हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे को दिया गया है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि एक बेलनाकार छड़ है, और इस पर हम लोग क्या करते हैं कि यदि इस पर हम वायर को लपेट दें, वायर को लपेट के एक कुंडली बनाएं इसे, और इसमें जब हम करंट को फ्लो कराते हैं, यानी करंट धारा को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो ये जो कुंडली होती है, यह कुंडली चुंबक की भांति कार्य करती है, ठीक है ना। इसमें उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव आ जाते हैं, लेकिन चुंबक के भीतर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो बेटा एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और जब यह एक दूसरे के समांतर होती हैं तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि समांतर होने की वजह से इनके बीच में, यानी इनके परिनालिका के भीतर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि यह सभी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हम पूछा गया कि सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, ये भी गलत है, सभी बिंदुओं पर समान होती हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। यदि यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि सिरों पर क्या होगा, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं सिरों पे आने पे क्या हो जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं, और जब सिरों पर प्रबल होती हैं तो इनका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है सिरों पर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके भीतर की बात किया जाए तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, ये समान होता है,
ठीक है ना। और 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा बेटा कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी आपूर्ति की आवृत्ति है। तो भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, जैसे अल्टरनेट करंट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये आपकी बेटा प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ये श्रिंक और गर्त के रूप में, तो ये हाफ फॉर्म में ये ऊपर जाती है और एक हाफ फॉर्म में ये नीचे आती है। तो यहाँ पे जब ये आती है तब इसका एक चक्कर पूरा होता है, ठीक है ना। 50 मतलब जो हर्ट्ज दिया गया है ये आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एसी की जो भारत में आपूर्ति की जाती है वो 50 हर्ट्ज की दी जाती है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए इतने समय में ये एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है ये, ठीक है ना, एक चक्कर पूरा करने में यह जितना समय एसी करंट लेती है उसको हम एसी करंट का क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। लेकिन एक सेकेंड में ऐसे यह कितने चक्कर लगा लेती है, 50 चक्कर लगाती है, और वो हमारा 50 हर्ट्ज होता है। और 50 हर्ट्ज की ही आवृत्ति की जो आपकी अल्टरनेट करंट भारत में क्या होती है, प्रवाहित की जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यानी 50 हर्ट्ज की अगर धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि अल्टरनेट करंट में श्रिंक 50 बार आएगा और गर्त भी कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा। और जब अल्टरनेट करंट आपकी यहाँ से नीचे में मूव होती है, नीचे फॉर्म में आती है, तो आपकी कोई भी डिवाइस हो उसमें करंट फ्लो नहीं होती है, ऊपर में ही यह क्या होती है, करंट फ्लो होती है। ये आपका पॉजिटिव है और ये भाग आपका क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारे करंट से चलने वाले जो डिवाइस होते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल बल्ब का ले लेते हैं, तो जो बल्ब होता है, तो बल्ब हमारा क्या होता है, ये लगातार हमको जलता हुआ तो दिखता है, लेकिन ये लगातार जलता ही नहीं रहता है। ये क्या होता है, 50 हर्ट्ज जो आवृत्ति आपको दिखाई गई, इसका मतलब क्या है, एक चक्कर में ये एक हुआ, ये दो हुआ, यानी एक चक्कर में ये 2 बार सर्कल आया, 2 हाफ सर्कल मिले, जिसमें से 50 बार ये जलता है, 50 बार नहीं जलता है। तो 50 चक्कर अगर ऐसे ही लिया जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बल्ब है आपका एक सेकेंड के अंदर वो 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है। टोटल इनकी संख्या 100 होती है, ठीक है ना। लेकिन हमारी जो आँखों की क्षमता है, यानी आँख से हम लोग परिवर्तन जो देख सकते हैं, वो 1/16 सेकेंड के अंदर अगर आपके सामने कोई परिवर्तन हो रहा है तो आप उसे मेजर कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन अगर उससे कहीं ज़्यादा अगर आपके सामने परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को आप देख नहीं सकते हो। तो इसलिए जो हमारी करंट होती है, यानी जो बल्ब होते हैं, वो तो 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है एक सेकेंड के अंदर ही। तो इसी वजह से हमें बल्ब क्या होता है, हमेशा जलता हुआ नजर आता है, लेकिन ऐसा ये होता नहीं है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न में बेटा आपका 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, उसके बाद इसका किरण आरेख भी बनाना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए पहले जो डेटा दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को किससे इंडिकेट करते हैं बेटा, आर से। आर इक्वल टू दिया है 40 सेंटीमीटर और वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है दर्पण के सामने। तो ये क्या हो गया, u इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। आपको पता है कि वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी को हम किससे इंडिकेट करते हैं, u से, और u की दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस में होती है। ये आपने चिन्ह परिपाटी के नियम में पढ़ा होगा, ओके। तो यहाँ से हम, चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है f इक्वल टू r/2, तो यहाँ से हम f की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो r की वैल्यू है 40/2, तो 2 से कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 20, यानी f इक्वल टू आ गया 20 सेंटीमीटर। और चूंकि बेटा ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, माइनस में होती है, ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी v की वैल्यू को आपको बताना है।
तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, दर्पण के सूत्र से, तो बेटा दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूओं को पुट करते हैं तो ये हो जाता है 1/f की वैल्यू बेटा कितनी आई है, -20, ओके, = 1/v की वैल्यू आपको फाइंड करना है और प्लस 1/u की वैल्यू आपकी दी गई है -15, ओके। तो ये हो जाएगा 1/-20 = 1/v प्लस माइनस क्या होता है, -1/, क्या आ गया 15, -15 को इस साइड लाओगे आप तो 1/v = ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1/15 - 1/, क्या आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 1/v = 15 और 20 का एलसीएम बेटा क्या होता है, 60 होता है। और जब 15 और 20 का एलसीएम आप 60 ले लोगे तो 15 से डिवाइड करोगे, 4 बार में कट जाएगा, फिर 4 × 1 = 4 हो जाएगा, 20 × 3 = 60, 3 × 1 = 3, यानी ये हो जाएगा 1/v = 4 से 3 माइनस होगा तो क्या आएगा, 1/60, ओके। यानी हम v = वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 60 सेंटीमीटर। और ये भी पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो आपका बन रहा है वह दर्पण के कहाँ पे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वह प्रतिबिंब कैसा होता है, वह प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, ठीक है ना। और आभासी सीधा होता है तो प्रतिबिंब बेटा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होती है, ये सारी कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होती है कि तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को हम कहाँ पे रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, क्या वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में ही रखा गया था क्या, तो देखिए यहाँ पे फोकस दूरी आपकी 20 सेंटीमीटर दी गई है और जबकि वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हो। इसका मतलब कि भाई सही है कि हमने क्या किया है, वस्तु को कहाँ पे रखा है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में ही रखा है, ठीक है ना। आइए इसका किरण आरेख देख लेते हैं। इसका किरण आरेख कैसे होगा, जैसे ये मान लीजिए कि ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे हमने एक दर्पण बना लिया और ये दर्पण है बेटा आपका अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का ये जो पॉइंट है यानी परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दर्पण हमारा जिस कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है उसके केंद्र को ही हम दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कितनी दी गई थी, 40 सेंटीमीटर। तो इसके यहाँ पे बीच की दूरी क्या हो जाएगी, मान लो कि ये f है तो f से और ध्रुव के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। ये दूरी है वक्रता केंद्र से, ये दूरी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब आप वस्तु को कहाँ पे रख रहे हो, वस्तु को आप 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रख रहे हो, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप 15 सेंटीमीटर की, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने वस्तु को रख दिया और जब यहाँ पे आपने वस्तु को रखा है, वस्तु मान लीजिए कि A और क्या है B है, तो A से और पॉइंट P तक के बीच की दूरी आपकी क्या आ रही है, ये है आपकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए वस्तु को आपने जब यहाँ पे रखा है, हमने पूरी कैलकुलेशन ये इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं पूरा कि आप इतना ही मेजर करके आप स्केल से अपनी डिस्टेंस को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, इतनी मेजर करके आप बनाओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, देखिए अब एक प्रकाश की किरण आपकी क्या है, वक्रता केंद्र से होके जाएगी। तो जब वक्रता केंद्र से ही होके जाएगी तो एक्चुअली यहाँ से हम जाएंगे तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण वो क्या होती है, इसी माध्यम में वापस आती हैं और इसी माध्यम में जाती है। यानी माध्यम हम नहीं कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं प्रकाश, मतलब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के से जब होके जाती है तो वह बिना विचलित हुए अपने उसी मार्ग पर परावर्तन के पश्चात क्या होती है, वापस लौट आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, अब देखिए एक प्रकाश किरण ये हुई, अगर इस किरण को हम पीछे बढ़ाएं तो ये किरण कुछ ऐसे जाएगा, पीछे बढ़ता चला जाएगा। और एक प्रकाश किरण को हम मान लेते हैं कि यह ध्रुव से
से होके जा रहा है, टकरा रहा है और इसी तरह सीधे इसका परावर्तन हो गया। तो जब ध्रुव से होके जाएगा तो यहाँ पे इस किरण को हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं और यह दोनों किरणें एक दूसरे को देखिए कि कहाँ पे कट करती हैं, और यह दोनों किरणें एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करती हैं वहीं पे आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और ये जो प्रतिबिंब आप बनाओगे तो प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी जो होगी वो कितनी सेंटीमीटर होगी, 60 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। और वस्तु से काफ़ी क्या बना है, बड़ा बना है। तो इस तरह से आप इसकी v की वैल्यू को निकाल लोगे और यहाँ पे आप क्या कर लोगे, इसके लिए फिगर को बना लोगे। ओके, अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए बेटा, इसमें दिया गया है कि प्रतिबिंबों के बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए जब वस्तु अभिसारी लेंस के सामने फोकस F और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी हो। ओके, फिर दूसरा कह रहा है कि वस्तु फोकस F और फोकस की दुगनी दूरी 2F के बीच रखी हो। प्रतिबिंबों की प्रकृति भी बताइए, ठीक है ना। चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि वस्तु अभिसारी लेंस के सामने फोकस F और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी हो। देखिए सबसे पहले बात क्या है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, यानी यह उत्तल लेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। अभिसारी लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फोकस पर फोकसित कर देता है, यानी इकट्ठा कर देता है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस के सामने यदि हम वस्तु को रखते हैं तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक उत्तल लेंस है। ओके, ये उत्तल लेंस है और ये है बेटा आपका मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ये आपका बेटा O प्रकाशिक केंद्र है। अब यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि लेंस के सामने फोकस F और प्रकाशिक केंद्र O के बीच। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका फोकस है F1 और यहाँ पे आपका फोकस है F2, यानी ये प्रथम फोकस है और ये क्या है, द्वितीय फोकस है। और वस्तु को हमने कहाँ पे रखा है, तो वस्तु को हमें फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच पे रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक वस्तु को रख दिया। ओके, जब वस्तु को हम यहाँ पे रख देंगे, मान लीजिए कि वस्तु की लंबाई आपकी क्या है, AB है, तो वस्तु से प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के कहाँ जाएगी, समांतर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती हैं, ये तो ये बेटा फोकस यानी द्वितीय फोकस से होके चली जाती हैं। ओके, अगर इन किरणों को हम थोड़ा सा पीछे बढ़ाएं, अब आप देखोगे कि इन किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये कुछ इस तरह से जाएंगी और यहीं पे एक प्रकाशिक केंद्र को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रकाश की किरण वस्तु से कहाँ से होके जाती है, तो प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है। और जब यह प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी तो यह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये आपको मैंने रूल्स बताया भी था कि जब प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होके जाएगी और जब प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी तो वो सीधे निकल जाएगी। अब इस किरण को भी हम लोग क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। तो जब इस किरण को हम लोग पीछे बढ़ाते हैं तो आपको देखने को क्या मिलता है कि ये प्रकाश की किरण एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रही है, कट कर रही हैं। और जहाँ पे यह दूसरे को कट कर देंगी तो वहीं पे इसका क्या बन जाएगा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। और यह कैसा प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे यह प्रतिबिंब वस्तु की ओर आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये आप यहाँ पे लैंग्वेज लिख लो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि प्रतिबिंबों की प्रकृति भी बताए, तो प्रतिबिंबों की प्रकृति आप बता सकते हैं। सब कुछ बता दीजिए, आपको जितना चीज़ यहाँ पे आ रही है सब कुछ लिख लेंगे तो और भी बेहतर होगा। तो यहाँ पे क्या है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वस्तु की ओर आभासी सीधा तथा वस्तु से
बहुत बड़ा बनता है। आप देख सकते हैं वस्तु क्या है, बड़ा बना है। अब सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इसी में कह रहा है कि जब वस्तु फोकस F और फोकस की दुगनी दूरी 2F के बीच रखी हो। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आगे आपका ख नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देखते हैं। तो ख नंबर में भी हम क्या करते हैं कि एक उत्तल लेंस पहले ले लेते हैं। एक ये हमारा उत्तल लेंस है, इसके बाद ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष हो गया। ये मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र है वो। यहाँ पे हमारा है बेटा F1 और ये दुगनी दूरी हो गई इसकी 2F1, यानी OF और 2F1 और F ये दोनों इक्वल है। तो दुगनी दूरी ले लिया, तो यहाँ पे देखो फोकस और फोकस की दुगनी दूरी 2F के बीच रखना है हमें वस्तु को, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि वस्तु को बेटा यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। वस्तु हमारी A और ये हो गया B, AB वस्तु हमारी दूनी फोकस दूरी और प्रथम फोकस दूरी के दूनी फोकस दूरी के दोनों के क्या यहाँ पे है, बीच में है। अब हम वस्तु को क्या करते हैं कि वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर जाती है। और जब यह प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगी तो ये कहाँ से होके चली जाती है, तो आपको पता है बेटा यह द्वितीय फोकस से होके जाती है। और जब एक प्रकाश की किरण को हम लेंगे जो क्या होता है, यह प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। और यह अपवर्तित किरण जो होती है यह एक दूसरे को जहाँ पे कट करती हैं तो वहीं पे इसका क्या बन जाता है बेटा, प्रतिबिंब बन जाता है। और इसकी OF2 है और इसकी दुगनी दूरी यहाँ पे हो जाएगी, ये आपका 2F2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वस्तु को जब हम 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं, ठीक है ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, तो वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस के दुगनी दूरी से भी अधिक दूरी पर बन रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लेंस के द्वितीय फोकस दूरी की दुगनी फोकस दूरी और अनंत के बीच बनता है, ठीक है ना। कैसा बनता है, तो यह प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा है। ये चीज़ आप लोग लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, जैसे हमने फर्स्ट फिगर में आपको लिखा था वैसे नीचे लिख लीजिएगा कि जब वस्तु को हम फोकस और फोकस की दुगनी दूरी 2F के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस दूरी की दुगनी दूरी और अनंत के बीच में बनता है, ठीक है ना। और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ओके, अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बेटा 23 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी से दिखाए अनुसार जुड़े हैं। जो ये आपको दिखाया गया है इसी अनुसार जोड़ा गया है परिपथ को। अब गणना करना है कि परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध कितना है और परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा कितनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस से करंट आपकी क्या होगी, फ्लो होगी, करंट यहाँ तक आएगी और यहाँ आने के बाद बेटा दो भागों में बढ़ जाएगी। ये हो जाएगा आपका I1 और ये हो जाएगा आपका I2, दोनों में गई, फिर यहाँ आके फिर से I बन गई। अब यहाँ से 3 भागों में बढ़ जाती है। अब ये हो जाएगा, मान लीजिए कि I1 I2 ले लिए हैं तो ये हो जाएगा I3 I4 और ये फिर I5 और पुनः यहाँ से आने के बाद ये हो जाएगा I और फिर अपने यहाँ माइनस निगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगी। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि हमें परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 ओम का प्रतिरोध जो है और ये 40 ओम का जो प्रतिरोध है ये किस क्रम में है, तो ये बेटा आपके समांतर क्रम में है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले, चूंकि क वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आप लिखोगे कि 10 ओम
यहाँ पे आप इसे बना लीजिए 10 ओम तथा 40 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल बटे में दोनों प्रतिरोधों का योगफल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि 10 × 40 अपॉन 10 + 40, ओके। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 10 और 40 कितना हो जाएगा 50। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये कैंसिल करेंगे तो 5 8 जा क्या होता है 40, यानी आपकी R1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 ओम आ गई। यानी इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया तो ये हमारे दोनों मिलकर क्या बना रहे कितने आ गए 8 ओम आ गए। अब इन तीनों को देखो आप, ये तीनों भी किस क्रम में है, ये भी आपके समांतर क्रम में है। इन तीनों को भी लिख लेते हैं, चूंकि 30 ओम 20 ओम तथा 60 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो आप ले लो 1/R2 इक्वल टू 1 क्या होता है R1 यानी 30, फिर 1/20 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 60। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 1/R2 इक्वल टू 30 20 60 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा। 32 जा 60, 2 1 जा 2, 23 जा 60, 3 1 जा 3, 61 जा 60, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, यानी ये हो जाएगा आपका 1/R2 इक्वल टू 2 3 5 और 1 6, 6/60, तो 6 1 जा 6, 6 10 जा, यानी ये हो जाएगा 1/10, या आप बेटा यहाँ पे कह सकते हो इसे आप यहाँ पे लिख सकते हो R2 इक्वल टू, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये भी आपका ऊपर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 ओम, ओके। तो आपका जो अब R1 और R2 आया ये तीनों मिलकर 10 ओम बन गए और ये दोनों मिलकर 8 ओम बन गए। तो अब ये दोनों प्रतिरोध जो आए हैं वही आपके दोनों क्या है, आप परिपथ में प्रतिरोध बचे। अब वो दोनों किस क्रम में होंगे, तो वो दोनों बेटा श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। यानी हम आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि R1 तथा R2 प्रतिरोध ये बेटा आपके हैं श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 + R2, यानी हम कह सकते हैं R1 की वैल्यू कितनी है बेटा तो 8 है और R2 की वैल्यू है 10, तो 8 और 10 कितना हो जाएगा 18 ओम, यानी R इक्वल टू क्या आ गया आपका 18 ओम आ गया, ओके। तो आपका जो परिपथ में कुल प्रतिरोध पूछा था वो कितना आ गया आपका 18 ओम आ गया। अब आपसे बेटा ये पूछा गया है कि परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा बताइए। तो देखिए संपूर्ण धारा को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, संपूर्ण धारा यानी ख नंबर यहीं पे देख लेते हैं कि संपूर्ण धारा निकालना है अगर, तो चूंकि बेटा V इक्वल टू कितना वोल्ट दिया है, बैटरी का वोल्टेज दिया है यानी 12 वोल्ट दिया गया है। तुल्य प्रतिरोध आपका आ गया है 18 ओम, तो करंट कितनी हो जाएगी I इक्वल टू बताना है आपको, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो चूँकि I इक्वल टू क्या होता है ओम्स के नियम से, यानी ओम के नियम से ही होता है V/R, दोनों की वैल्यू पुट कर लो। तो I इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है बेटा
तो V की वैल्यू है 12, R की वैल्यू है 18, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ओके, यानी यहाँ पे हम लिख देखते हैं कि I की वैल्यू बेटा आपकी आ गई है 2/3, और 2 में अगर 3 से डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू आती है 0.6666, ये आता चला जाएगा, तो 0.6 और अंतर 7 कर लो, ठीक है ना। यानी I की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 0.67 एम्पियर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, सॉरी परिपथ की संपूर्ण क्या हो जाएगी, ये धारा हो जाएगी, और ये आपका परिपथ के संपूर्ण क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ओके, अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र को बनाना है और इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से इसके सारे पार्ट्स को 2-2 3-3 लाइनों में आपको इसको बताना है कि ये कौन सा पार्ट किसके यूज आता है, ठीक है ना, क्या काम करता है, यहाँ पे कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, कैसे ये यूज हो रहा है। और रेटिना, नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करता है। देखिए, सबसे पहले हमारा यहाँ पे ये कार्निया है, कार्निया से ही आपका प्रकाश क्या करता है, अंदर प्रवेश करता है। इसके बाद आपका आइरिस है, आइरिस आपका जो ये हमारा ये जलीय द्रव से बना हुआ एक हमारा जो लेंस होता है, उत्तकों से बना हुआ हमारा जो लेंस होता है, इसे क्या करता है, इसे रोके रखता है। तारा जो होती है, इसे पुतली भी कहते हैं, नेत्र तारा इसे कहते हैं। इससे प्रकाश होते हुए सीधे हमारे अंदर आँखों में क्या करता है, प्रवेश करता है। जो कचाव द्रव जो यहाँ पे लिखा गया है, कचाव द्रव क्या होता है, तो कचाव द्रव एक जलीय जेल जैसा होता है, जो यहाँ पे पूर्ण रूप से ये भरा रहता है, ठीक है ना, जलीय जेल की तरह। अब यहाँ पे हमारा जो पश्चिमाभि पेशियाँ हैं, ठीक है ना, पश्चिमाभि पेशियाँ जो हमारी होती हैं, इनके बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि पश्चिमाभि पेशियाँ बेटा आपकी ये हमारी जो होती हैं पश्चिमाभि पेशियाँ, मानव अभिनेत्र या क्रिस्टलीय लेंस को सही स्थिति में रखने वाली मांसपेशियाँ ही हमारी जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, पश्चिमाभि मांसपेशियाँ कहलाती हैं। यानी जो हमारा क्रिस्टलीय लेंस जो होता है, यह क्रिस्टलीय लेंस को क्या करती हैं, सही रूप से स्थित रखती हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा है जो रक्तक पटल है, रक्तक पटल देखिए क्या होता है, रक्तक पटल हमारी रेटिना के जस्ट क्या है, यानी रेटिना यानी दिए जो दृष्टि पटल है, दृष्टि पटल के जस्ट ऊपर है। दृष्टि पटल को ही बेटा हम रेटिना भी कहते हैं। रेटिना के ऊपरी यह एक झिल्ली होती है जिसको हम रक्तक पटल के नाम से जानते हैं, जो रेटिना को बाहरी आघात से क्या करता है, बचाता है। ये हमारा अंत बिंदु होता है, जहाँ पे रेटिना का ये जो रेटिना का यह अंतिम बिंदु होता है, जहाँ से क्या होती हैं, तंत्रिकाएं जन्म लेती हैं, कह सकते हैं तंत्रिकाएं स्टार्ट होती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। और ये दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं जो हमारे नेत्र को मस्तिष्क से क्या करती हैं, जोड़ती हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में ये जो हमारा लेंस होता है बेटा, ये लेंस ही हमारा है, ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है और अपनी फोकस दूरी को यानी पास की दूर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या करते हैं, यह ऑटोमेटिक यानी अपने आप ही फोकस दूरियों को कम और ज़्यादा कर लेता है, ठीक है ना, जिसे हम आंखों का समायोजन क्षमता के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसके बारे में हेडिंग बाय हेडिंग लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में दिया है कि नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे आंखों में नेत्र प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इस चीज़ को देखिए, चलिए हम मिटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका नेत्र है, सॉरी ये चलिए ऐसे ही बना देते हैं। ये आपका नेत्र है, ये आपकी उभरी हुई भाग जो होती है, अभी हमने बताया आपका उभरा हुआ भाग होता है, ये कार्निया है, और यहीं पे आपका क्या होता है, लेंस होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई बिंदु से प्रकाश यहाँ पे आ रही है, तो यह प्रकाश वस्तु से प्रकाश जो चलती है, तो वो प्रकाश की किरणें यहाँ से जाएंगी,
फिर एक यहाँ से होके जाएगी और एक प्रकाश की किरण को हम सीधे ले लेते हैं और यह रेटिना है आपके, ये क्या है, रेटिना है, ठीक है ना। तो रेटिना पर ही यह लेंस प्रकाश को क्या होती हैं सब फोकसित कर देता है, यानी यहीं पे आके मिलती हैं। और जहाँ पे ये रेटिना पे आके एक दूसरे से प्रकाश की किरणें मिल जाती हैं तो यहीं पे आपका क्या बनता है बेटा, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और अंध बिंदु इसी के ठीक बगल में होता है और अंध बिंदु से हमारी तंत्रिकाएं हमारी मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जो इसका प्रतिबिंब जो हमारी रेटिना पे बनता है उसका हमारे मस्तिष्क पे को क्या करता है, ये संकेत देता है, यानी उसे आभास कराता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा लेंस है, ये प्रकाश की किरणें हैं, ये हम ऐसे ही हमारे आँखों के अंदर क्या होता है, इमेज बनती है, ठीक है ना। तो ये आपका बेटा, इसके आगे आपका जो अथवा क्वेश्चन है वो आपका विद्युत मोटर है, ठीक है ना। तो विद्युत मोटर हमारे सिलेबस में नहीं है इस बार। 2024 में जो आप लोग बोर्ड एग्जाम दोगे उसमें आपको मोटर और एसी मोटर या डीसी मोटर जो है आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको मैं यहाँ पे उस क्वेश्चन को कराने का कोई मतलब भी नहीं कराया जा रहा है। तो आपका ये पूर्ण रूप से हमने फिजिक्स पार्ट को सॉल्व करा दिया। तो आप लोग बेटा आराम से अच्छे से इसे तैयार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और हमारी वीडियो अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें, ठीक है ना। थैंक यू बेटा।